नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है। देश की पुकार, आतंक पर हो अंतिम प्रहार। आज हम इसी पर हल्ला बोल करेंगे क्योंकि पूरा देश शहीदों की शहादत का आज हिसाब मांग रहा है। अनंतनाग के कोकरनाग में चल रहे ऑपरेशन के बीच सेना ने पहाड़ पर बने मोर्चे में छिपे आतंकियों का सफाया करने के लिए ड्रोन से बॉम्ब गिराए हैं। वहीं अब रॉकेट लॉन्चर्स से बॉम्ब दागे जा रहे हैं। इन आतंकियों को अब कोई बचा नहीं सकता। आपको हम उन शहीदों के बारे में दिखा रहे हैं जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान अपने देश के लिए दिया। कर्नल मनप्रीत सिंह 2003 में सेना में अफसर बने थे। वो पंचकुला के रहने वाले थे। अपने पीछे 6 साल का बेटा और सिर्फ 2.5 साल की बिटिया को छोड़ गए हैं। मेजर आशीष पानीपत के रहने वाले। 15 अगस्त को उन्हें सेना मेडल मिला था। हुमायूं भट्ट जम्मू कश्मीर पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात थे। उनकी शादी बस पिछले साल हुई थी। 2 महीने की उनकी बिटिया है। दरअसल 12 और 13 सितंबर के दरमियानी रात को सुरक्षा बलों को पता चला कि अनंतनाग के कोकरनाग की पहाड़ियों में आतंकी छिपे हैं। सुरक्षा बलों ने जवानों की 10 टीमें बनाई, आतंकियों को पकड़ने के लिए रवाना किया। जब जवानों ने आतंकियों को घेर लिया तो दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। अब हमारे जवानों ने आतंकियों को घेर रखा है, लेकिन पहाड़ पर होने की वजह से ऑपरेशन में मुश्किलें भी आ रही हैं। हम आपको आंकड़े भी दिखा रहे हैं। 2014 से लेकर अब तक 1700 से ज्यादा आतंकियों का सफाया हो चुका है, लेकिन इसके लिए हमें बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। 2014 से लेकर अब तक 550 से ज्यादा शहादतें हुई हैं। शहीदों की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी, पूरा हिसाब होगा। सेना लगी हुई है, पुलिस लगी हुई है, लेकिन सरहद के इस पार आतंकियों का खात्मा आतंक के पेड़ की टहनी और पत्ते काटने की तरह है। प्रश्न उठता है, जड़ों पर वार फिर कब होगा? अंतिम प्रहार कब होगा? ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत। सुरक्षा एजेंसियों ने तय कर लिया है, देर भले हो जाए लेकिन इस पहाड़ पर छिपे आतंकियों को और नुकसान किए बिना जहन्नुम पहुंचाकर ही दम लेना है। सेना ने उन्हें वहीं दफन करने की रणनीति अपनाई। सेना ने स्पेशल फोर्स तैनात की। स्पेशल फोर्स की 10 टुकड़ियों ने घेरा। सेना का हेलीकॉप्टर मंडराया। सेना ने ड्रोन उड़ाया। ड्रोन से बम गिराया। सेना रॉकेट लॉन्चर लेकर आई। आतंकियों पर रॉकेट दागने की कार्रवाई। अभी यहाँ पे एक धमाका हुआ है और ये धमाका सिक्योरिटी फोर्स ने कराया है, क्योंकि इन्हीं जंगल में आशंका की जा रही है कि हाइड आउट है जहाँ पे लश्कर के आतंकी छिपे हुए हैं। तीसरा दिन चढ़ चुका है इनकाउंटर का और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है और खास तौर पे कॉर्डन तीसरे दिन लगाया गया। आप ऊपर देखें, आपको ड्रोन का फुटेज दिखाएंगे। ये जो ड्रोन है और इसमें मैकेनिज्म है फायरिंग की, और हमने कुछ देर पहले देखा कि किस तरह से लगातार यहाँ पर एक बड़ा धमाका हुआ है। ड्रोन से सेना ने पहाड़ पर आतंकियों के 2 से 3 ठिकानों का पता लगाया। ये घने पेड़ों के बीच ढोक या गुफा की शक्ल में, जहाँ आतंकियों को चट्टानों से गोलियों से बचने में मदद मिल रही थी। आपको बता दें, एक बारिश हो रही है गोलियों की और लगातार एक्शन चल रहा है। बीच बीच में रुके पर एकदम धमाके की आवाज आती है, फिर दोबारा गूंज उठता है। तो यहाँ पे एक्शन चल रहा है और लगातार अलग अलग पहाड़ के इलाकों पर बमबारी की जा रही है। जाहिर सी बात है, वो एक कैविटी ढूंढ रहे हैं, यानी एक ऐसा हाइड आउट ढूंढ रहे हैं जहाँ पे आतंकी छिपे हो सकते हैं। जाहिर सी बात है कि एक इंफॉर्मेशन है कि कोई गुफा लाइक स्ट्रक्चर है या फिर अंडरग्राउंड है, यानी इसको कई समय तक तैयार किया गया है, जिसकी वजह से अब यहाँ से उनको ढूंढा जा रहा है। गोलीबारी से आतंकियों का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ रहा था, लेकिन जब उसे बम दागे जाने लगे तो आतंकियों के चीथड़े उड़ना तय हो गया। यही नहीं, ड्रोन के जरिए ऐसे बम गिराए गए जो चट्टानों को भी भेदने की ताकत रखते हैं। सटीक निशाने पर गिराया गया और जब धमाके के साथ शोले उड़े तो वो आतंकियों से बदले की आग थी। अनंतनाग में आतंकियों को बिटाने का ऑपरेशन तीसरे दिन पहुंचा। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक थी, बिना नुकसान आतंकियों को जिंदा दफन करना या फिर जलाकर राख करना। शायद यही उन शहीदों का बदला होगा जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया। कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर के डिप्टी एसपी हुमायूं भट्ट मातृभूमि के प्रति अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। फर्ज के रास्ते में तीनों ने शहादत दे दी और पीछे छोड़ गए एक ऐसा परिवार जिसे हमेशा इस बात का गर्व होगा कि वो तीनों भारत माँ के सच्चे सपूत थे।
एक और शहीदों को आखिरी विदाई दी जा रही थी, तो दूसरी ओर अनंतनाग में सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इस बात को तय करने में जुटे हैं कि शहीदों का कोई भी गुनहगार बचने ना पाए। दूसरी तरफ सियासत भी जोरों पर है। महबूबा मुफ्ती केंद्र सरकार को घेरने में लगी है। इतनी बार बोलेंगे, मजम्मत करते हैं, कंडेम को, उससे तो वो वापस नहीं आएगा। वो इतना 1 साल भी उसकी शादी को नहीं हो गया था और इस तरह गोलियों का शिकार हो गया। ये तो हमारी बदकिस्मती है जम्मू कश्मीर की कि हमारे जवान इस तरह शहादत पाते हैं, जबकि उनके दिन हंसने खेलने के होते हैं और वो कब्रिस्तान की रौनक बन जाते हैं। आतंकियों की कार्रवाई के बीच पाकिस्तान से बातचीत की भी वकालत हो रही है। इनिशिएटिव लेना चाहिए। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है दुनिया का। हिंदुस्तान को कहना चाहिए कि पाकिस्तान हमारा हमसाया है और पाकिस्तानियों को हमारे साथ अमन से रहना चाहिए। बातचीत का दरवाजा खुलना चाहिए, सारी घुटन दूर हो जाएगी समाज में। जब तक वो नहीं होता मासूम लोग मरते रहेंगे। 26/11 के हमले के बाद भी कुछ लोग मूक दर्शक बन के बैठे रहे। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह जी की सरकार मौन अवस्था में थी। अभी कश्मीर में घटा दुर्भाग्यपूर्ण भी है, दुखद भी है। इसका बदला भी लिया जाएगा, कड़ा जवाब भी दिया जाएगा। फारूक अब्दुल्ला भी अपना पुराना राग अलाप रहे। ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। जब हमारी देश के जांबाज वीर सैनिक दुश्मन से लोहा ले रहे हैं, जब घमासान एनकाउंटर्स चल रहे हों, उस वक्त इस प्रकार की बयानबाजी करना गलत है। क्या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब पाकिस्तान की गारंटी लेते हैं कि कल अगर जयशंकर साहब या भारत सरकार पाकिस्तान के साथ बातचीत करती है तो पाकिस्तान ये सब षड्यंत्र बंद कर देगा? क्या इसकी गारंटी? आतंकी हमले के खिलाफ पाकिस्तान को लेकर लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। कहीं कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं तो कहीं विरोध प्रदर्शन है। तिकडे 4 जवानांची शहादत झाली, हुतात्म्य पत्करलं, त्यांच्या कुटुंबावर शोककळा पसरली, आमच्यावर शोककळा पसरली आणि आमचे पंतप्रधान आणि संपूर्ण भारतीय जनता पक्ष आज दिल्लीतल्या मुख्यालयामध्ये उत्सव साजरा करतो, स्वतःवरती फुलं उधळून देतो। हा त्यांचा सनातन धर्म आहे, हा आमचा सनातन धर्म नाही, हा त्यांचा भारत वेगळा है। प्रधानमंत्री कल जश्न क्यों मना रहे थे? प्रधानमंत्री देश की रक्षा के बारे में क्या चिंता करते हैं और इस पूरी घटना पे सरकार क्या कदम उठाने जा रही है, इसको उनको सामने आके बताना चाहिए। वरना अभी पार्लियामेंट का जब स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, विशेष सत्र, उस दौरान आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं वो निश्चित रूप से इस विषय को संसद के अंदर उठाने का काम करें, निश्चित रूप से। आतंकी हमलों के बीच सियासत कोई नई बात नहीं है। सत्ता को घेरा जाता है और फिर पाकिस्तान की एंट्री होती है। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी हकीकत है कि शहादत से नुकसान नेताओं का नहीं, देश का होता है। कमलजीत संधू के साथ आरिफ बलोच, अनंतनाग, आज तक। पूरा देश गमगीन है और हर कोई चाहता है कि पाकिस्तान से इसका हिसाब लिया जाए। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेम शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी की, सैफुद्दीन सोज साहब, नेता कांग्रेस पार्टी के, शौकत अली चौधरी साहब जो कि सचिव हैं पीडीपी के, निलोफर अहमद, नेता नेशनल कॉन्फ्रेंस के, एसपी वैद साहब, खास मेहमान हमारे साथ पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ साहब, पूर्व चीफ आईडीएस के, बहुत स्वागत है सर। शहीद मेजर आशीष के जीजा जी सुरेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शहीद मनप्रीत, कर्नल मनप्रीत के घर वालों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सत्येंद्र चौहान वहां पर मौजूद हैं और कमलजीत से भी हम ग्राउंड रिपोर्ट वहां की देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहती हूं सुरेश जी। पूरा देश गमगीन है, लेकिन साथ खड़े हैं आज मेजर के परिवार के साथ, उनकी पत्नी ज्योति, उनकी 2.5 साल की बेटी वमिका के साथ।
क्या कहेंगे आप? बहुत मुश्किल वक्त होगा ये परिवार के लिए, लेकिन ऐसे वक्त पर जिन मुश्किलों से आप लोग गुजर रहे हैं, लेकिन देश उनकी शहादत को सलाम कर रहा है, उनके परिवार की तरफ से क्या कहना चाहेंगे आप? परिवार की तरफ से ये सभी की एक ही बात है, जो हमारे साथ हुआ है, जैसे हमारा बच्चा तिरंगे में लिपट के आया है, देश में कोई और सैनिक इस तरह से, किसी और का बेटा इस तरह से कभी तिरंगे में लिपट के ना आए, सरकार इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए, कोई ठोस रणनीति बनाए। और ये बातें हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं। सरकारें बदलती गई, हुक्मरान बदलते गए, बयान वही रहे, ठोस कार्यवाही करेंगे, परिवार को सांत्वना देते हैं, कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन ना तो ठोस कार्यवाही आज पहले हुई है, ना अब हो रही है कोई। तो हमारी यही मांग है कि जैसे हमारे परिवार के साथ हो, जैसे हमारे बच्चा शहीद हुआ, किसी और का बच्चा, किसी और का ऐसा शहीद ना हो, किसी और सैनिक का तब इस तरह से तिरंगे में लिपट के ना आए। सरकार इसके लिए ठोस कार्यवाही करे, एक ही बार करे, कोई बार बार सालों से यही सुनते आ रहे हैं कि ठोस कार्यवाही करेंगे, ठोस कार्यवाही पहले सरकारें थी उनसे भी यही सुनते आ रहे हैं, उनसे पहले थी उनसे भी यही सुनते आ रहे हैं, अभी ये सरकार आई है काफी टाइम से, इनसे भी यही सुन रहे हैं कि ठोस कार्यवाही करेंगे, लेकिन अब तक तो कोई ठोस कार्यवाही हुई नहीं है। ऐसे ही सैनिक शहीद होते हैं, हमारे बच्चे शहीद होते हैं, तिरंगे में लिपट के उनके शव आते हैं, वही चल रहा है सिलसिला, पता नहीं कब बंद होएगा। उनकी पत्नी क्या कह रही है? उनके लिए तो मतलब इससे बड़ा कष्ट जीवन में क्या हो सकता है, लेकिन अगर आपकी उनसे बात हुई हो, उनके मन में क्या बार बार गुजर रहा है परिवार वालों के? उनकी पत्नी की भी यही है कि जो दुख मैंने देखा है, जो हादसा हमारे साथ हुआ है, वो किसी और के साथ ऐसा हादसा ना हो। वो भी यही सोचे कि हमने जो दुख देख लिया किसी और के साथ, किसी और का घर वाला इस तरह से शहीद ना हो। कोई ऐसा सरकार को ऐसा ठोस कार्रवाई कर ही देनी चाहिए अब तो। आप बने रहिए सर हमारे साथ। कर्नल मनप्रीत के घर से भी सतेन चौहान हमारे सहयोगी हैं। किन शब्दों में बोला जाए सतेन, बहुत ज्यादा परेशानी का सामना ये परिवार वाले कर रहे होंगे जब अकस्मात इस तरह की किसी के, इनके पिता का जन्मदिन 4 महीने बाद था, कोई घर में किसी और के जन्मदिन के लिए आने वाला था, इंतजार कर रहे थे। ऐसे में जब ऐसी खबर आती है, दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। यहां पर लोग क्या कह रहे हैं? देखिए अंजना, सुबह से मैं इस घर में मौजूद हूं। बहुत ही साधारण घर है, छोटा सा घर है, परिजन भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस घर में मैंने नम आंखें भी देखी है और सीने में जोश भी देखा है, वो गर्व भी महसूस किया है। और यहाँ पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी। यहाँ पर तमाम उनके घर वाले हमारे साथ मौजूद हैं, उनके भाई हैं, उनके अंकल हैं। और कर्नल मनप्रीत जो है, उनका स्वभाव ऐसा था कि वो बिल्कुल एक सादगी की जो उदाहरण होते हैं, इस तरह की व्यक्तित्व थे। आप देखिए, अंदाजा लगा सकते हैं, इस छोटे से घर में कर्नल हैं, इतने बड़े ओहदे पर हैं और एक साधारण से घर में एक साधारण तरीके से रहते थे। आपने लास्ट छुट्टियों में जब आए थे या कब आपकी बात हुई थी और कर्नल मनप्रीत कैसे थे? 2-2.5 महीने पहले छुट्टी आई तब उनसे बात हुई थी। तो बोल रहे थे कि अभी हमारा जो कर्नल का टाइम है उधर, मेरा जो मैंने प्रमोशन के बाद मेरा कंप्लीट हो जाएगा सितंबर अक्टूबर के बाद। मैं तीन के महीने बाद बोल रहा था मैं इधर कहीं पीस में आ जाऊंगा। फिर तो मैं भी आप ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार शहादत हो रही हैं, हमारे जवान, हमारे भाई इस तरीके से शहीद हो रहे हैं, क्या सरकार को अब क्या करना चाहिए? हाँ, ये क्योंकि देखो शहादतें वैसे तो चलता रहता है, ये मतलब बहुत बड़ा मतलब देश के लिए वो है, ये नुकसान वाली बात होती है जब कोई जवान हो चाहे कोई ऑफिसर हो शहीद होता है। पर ये इस बार इकट्ठा देखो, कर्नल साहब, मेजर साहब, डीएसपी साहब एकदम से मतलब 3 शहादतें हुई है एक दिन एक टाइम में। तो ये देश के लिए बहुत बड़ा मतलब घाटा है। तो ये कमी भी नहीं पूरा हो सकती। और सबसे बड़ी बात और उनके परिवार की याद करें तो उनका तो मतलब कभी जिंदगी भर ही नहीं पूरा हो सकता। जो उनकी परिवार को में कमी आई है वो कभी भी पूरी नहीं हो सकती। और जो इसके लिए तो वैसे ये है
कि जैसे अब ये मतलब हमारे जो दुश्मन देश हैं, विरोधी देश हैं हमारे, वो ऐसी मतलब नीच हरकतें मतलब करते हैं, जो जिसे बोलते हैं कि मतलब नीच हरकतें बोल सकते हैं। अंजना, देखिए, सुबह से मैं इस घर में मौजूद हूं और यही वो आंगन है जब तिरंगे में लिपटकर उनका शव कर्नल मनप्रीत का यहाँ पर आया था। और सबसे मार्मिक दृश्य वो था कि उनका 7 साल का बेटा, जिसने यूनिफॉर्म पहनी हुई थी आर्मी की, और उसने अपने पिता को लास्ट सैल्यूट किया, जय हिंद बोला। क्योंकि इस परिवार की अगर बात करें तो मनप्रीत के पिता भी फौज में थे और उसके दादाजी भी फौज में थे, तो परंपरा है, विरासत है। लेकिन अब लोग ये चाहते हैं कि बहुत हो गया, किसी ना किसी तरीके से इस तरह के जो लगातार हमारे नुकसान हो रहे हैं उन पर रोक लगनी चाहिए और सरकार को कड़ा कदम अब इस पूरे मामले पर उठाना चाहिए। अंजना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आपको कमलजीत, हमारी सहयोगी, की ग्राउंड रिपोर्ट वहां से दिखाते हैं, जो जान पर खेलकर इस वक्त आपके लिए कवरेज वहां से कर रही हैं। कमलजीत की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। कमलजीत। देखिए, हम इस वक्त हैं कोकरनाग में और धीरे धीरे अब सूरज ढल रहा है और आपको दिखा दें पीछे यहाँ पे लगातार फायरिंग हो रही है। अब से कुछ देर पहले भी फायरिंग हो रही थी, तो इक्का दुक्का फायर हो रहा है, लेकिन अब ये क्लोज इन है। ये 3 दिन हो चुके हैं और अगर हम बात करें 72 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की बात थी, जिसमें उजैर खान का नाम आ रहा है। AA++ कैटेगरी का है, लश्कर ए तैयबा का है और ऐसा बताया जाता है कि यही इसी जंगलों में छुपा हुआ है। और क्योंकि ये एक खड़ी पहाड़ी है, इस पे चढ़ना, और हमें बताया गया था जब कर्नल मनप्रीत इसको लीड कर रहे थे, 7 से 8 घंटे वो टीम को टैक्टिकली लेते ऊपर चढ़े, लेकिन उसके बाद उन्हें लगा यहाँ पे नहीं है। और जब जैसे ही वो डिस्कशन करने लगे वैसे ही ताबड़तोड़ गोलियां आई और सबसे पहले कर्नल मनप्रीत है, उन्होंने वो बुलेट्स ली हैं, उनकी शहादत हुई। उसके बाद बड़ा एक कठिन समय रहा है इवैक्यूएशन करने के लिए, लेकिन तब से लेके दिल पे पत्थर लेके, आप पीछे सुन सकते हैं गोलियों की आवाज, तो लगातार ड्रोन के जरिए, वेपनाइज्ड ड्रोन्स के जरिए अभी भी आखिरी 1 घंटा बचा है जहां पे ऑपरेशन को समाप्त करने की पूरी कोशिश है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये अब चौथे दिन में भी ऑपरेशन एंटर कर जाएगा। डीजीपी दिलबाग सिंह से आज तक ने बात की और उन्होंने सीधा बोला कि ऑपरेशन अभी जारी रहेगा। ये जो सूचना है उनके पास के ये बॉक्स्ड इन है, यानी इसी के अंदर, इस घेरे के अंदर आतंकी अभी भी छिपे हुए हैं। तो इस वजह से हमने देखा है कि प्रिसिशन फायरिंग हो रही है। लगातार ये कोशिश हर घंटे की जाती है कि कहीं ना कहीं उनका ठिकाना ढूंढा जाए, लेकिन वो जो हाइड आउट है, यानी जो गुफा है जिसमें वो छिपे हुए हैं, वो इतना पक्का है। और आप देख सकते हैं ये इतनी फायरिंग हुई है इस पूरे पहाड़ पे, लेकिन आपको ऐसा कोई निशान नहीं लगेगा कि काफी कुछ नुकसान हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह का जो टेरेन है ये काफी मुश्किल है और इसी वजह से चुनौती इस वक्त बनी हुई है, लेकिन हमारे सुरक्षा बल इस चुनौती के लिए तैयार हैं और इसी वजह से ऑपरेशन तो जारी है और वो मान रहे हैं कि आखिरकार उन्हें ये आतंकी मिलेंगे और उन्हें ढेर कर दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले की कमलजीत की एक ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। हमारी सहयोगी कमलजीत जो ग्राउंड जीरो पर डटी हुई हैं और ये कवरेज लगातार कर रही हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें कि ऑपरेशन कल फिर नए सिरे से शुरू हो, चौथे दिन में वो एंटर करें। आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आप भी खासतौर पर सुरेश जी बने रहिए। अन्य मेहमानों का रुख करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं चाहती हूं कि एसपी वैद साहब, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सतीश दुआ साहब, आप अपनी बात कहिए, क्योंकि जब हम स्ट्रेटेजिक तौर पर इस पूरे ऑपरेशन को देखते हैं, अपने सीनियर अधिकारियों की शहादत की चर्चा करते हैं, आपने उनके परिवार का सेंटिमेंट सुना वैद साहब। मैं तो चाहती हूं कि सुरेश जी को अगर आप कुछ बोलना चाहे तो आप भी डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। उनके जीजा जी हैं, या आपने सुना कर्नल मनप्रीत के घर से। सबको ये लगता है, सो साहब इसके बाद आऊंगी आपके पास, सबको ये लगता है कि फौरन कुछ ना कुछ कार्रवाई हो, ठोस कदम उठाए जाए। वैद साहब। नमस्कार अंजना जी, नमस्कार। मैं सुरेश जी को सुन रहा था। बिल्कुल वो सेंटीमेंट सुरेश जी का जो है पूरा देश का सेंटीमेंट वही है और हम सब नहीं चाहते कि और हमारे ऑफिसर और जवान शहीद हों, लेकिन आप जानती हैं कि जहां आप का पाकिस्तान जैसा नेबर हो और उसकी पॉलिसी क्रॉस जो
पिछले कई सालों से चल रही है, लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। और ये जो टेररिज्म की जो उन्होंने, उनकी फौज लड़ाई तो भारत की फौज से कर नहीं सकती, तो ये उन्होंने अपने पाल के रखे हैं टेरर की फैक्ट्री जो है। तो आपको 75 साल से आप इस जंग को लड़ रहे हैं, आप ये जब तक उनकी नीयत में तब्दीली नहीं, एस्टैब्लिशमेंट की नीयत में तब्दीली नहीं आएगी, आप इसको आप कंट्रोल कर सकते हो कुछ हद तक, लेकिन 100% कोई कहेगा कंट्रोल हो सकता है, वो नहीं मुमकिन है जब तक पाकिस्तान की ऐसी पॉलिसी रही और वहां आतंकियों की फैक्ट्री बनती रही, क्योंकि वही चीज वो पैदा करते हैं। बाकी जो परसों की दुखद घटना है, आप देख रहे हैं सामने कितना डिफिकल्ट टेरेन है, और अगर गुफा में टेररिस्ट छुपे हों तो कई बार मेरे तजर्बे से मुझे 35 साल की सर्विस में मैंने देखा, कई बार जो आपके सोर्सेज होते हैं वो कंप्रोमाइज्ड होते हैं, और आप फोर्सेस को कुछ बड़ा करना चाहते हैं, फोर्सेस को ट्रा करना चाहते हैं जो जहां हाइड आउट में टेररिस्ट छुपे होते हैं, ताकि वो कोई उनका बड़ा नुकसान या बड़ा हादसा किया जाए। क्योंकि काफी देर से एक नैरेटिव चल रहा था कश्मीर में कि 317 हटने के बाद हालात बेहतर हो गए, टेररिज्म डाउन हो गया, इंसिडेंट्स कम हो गए, सेपरेटिज्म पर कंट्रोल आया, इन्वेस्टिगेशंस हुई, यासीन मलिक जैसों को सजा मिली, आपका टूरिज्म बढ़ रहा है, पूरा आप जानती हैं नैरेटिव जो था, कम रिक्रूटमेंट हो रही है, इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, और इंसिडेंट्स भी कम हुए, पत्थरबाजी बंद हुई। तो आप जो इसको कैलिब्रेट करते हैं एस्टैब्लिशमेंट पार, वो इस बड़े इंसिडेंट की ताक में थे। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप फोर्सेस को अपने हाइड आउट की तरफ अट्रैक्ट करें और एक बड़ा घात लगाकर उन पर हमला करें जो इंसिडेंट। इसी तरह फोर्स की मूवमेंट और टाइमिंग जिसमें सरप्राइज एलिमेंट होता है, मुझे लगता है वहां भी कोई चूक हुई है और इस तरह का ये हादसा वो देने में कामयाब हुए टेररिस्ट। तो लेकिन ये सेटबैक्स से आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल, और आगे के लिए रास्ता निकालना है। सर मैं लौट रही हूँ आपके पास, अन्य मेहमान भी 4-5 इंतजार कर रहे हैं। छोटा छोटा कमेंट में शुरुआती चाह रही थी आपसे, फॉर्मर चीफ आप आईजीएस के हैं, जल्दी से एक कमेंट आपसे सर, और सुरेश जी आपको भी सुन रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ साहब। सबसे पहले मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा अंजना उन शूरवीरों को जो वीरगति को प्राप्त हुए, 3 अफसर परसों, और उनमें से 2 जवान जो जिनको इंजर्ड हुए थे, उनमें से एक ने और दम तोड़ दिया है। उनके परिजनों को कुछ को मैं सुन रहा था, उन सबको भी सांत्वना देना चाहता हूं। पूरे देश का माहौल ऐसा है। हुआ क्या है? हुआ यह है कि पिछले 4 सालों से जब आर्टिकल 370 को डाइल्यूट किया गया, मैं उस वक्त जब कोर कमांडर था, 2016 में मैं कोर कमांडर था कश्मीर में, उस वक्त कितनी हड़ताल, स्टोन पेल्टिंग, पत्थरबाजी और बंद वगैरह हुआ करते थे, अनसर्टेनिटी बहुत थी, बहुत सारे एनकाउंटर होते थे। अब जब हालात नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं तो पाकिस्तान को और टेररिस्ट तंजीम्स को यह गवारा नहीं है कि हालात नॉर्मलसी की तरफ जाने लगे। अब कितना कुछ बढ़ रहा है और बेहतर हो रहा है। और हमने एक सफल G20 भी आयोजित किया सर, और आप देखें कि पीछे उनके सीने में बहुत दर्द हुआ होगा। सफल G20 भी आयोजित किया उस, तो अब इस दर्द को वो कर क्या रहे हैं, वो शहरों से निकल के या इनहेबिटेड एरिया से निकल के वो जंगल पहाड़ की तरफ जा रहे हैं। कि आप रजौरी पुंछ में जो एनकाउंटर चल रहा था, आप देखा कि वो भी पीर पंजाल पे वो जंगल पहाड़ में है, ये जंगल पहाड़ में। आपके रिपोर्टर ने अभी दिखाया कि कैसे गुफा में अटैक करना ज्यादा मुश्किल है। तो वो ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां से कि उनको पकड़ पाना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ताकि सिक्योरिटी ये वो चाहते हैं कि ये फीलिंग और नॉर्मलसी ना रहे, लोगों के दिमाग में दहशत का दौर फिर से आए। और ये पाकिस्तान की कोशिश है, यही टेररिस्ट तंजीम्स की कोशिश है। लेकिन इंडियन आर्मी और ये यूनिट, ये बड़ी बहुत अच्छी यूनिट है 19RR। जब मैं कोर कमांडर था 2016 में, इन्होंने उसको ख्यात टेररिस्ट लीडर बुरहान वानी को 19RR ने मार गिराया था, और अभी भी यकीनन बदला लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि शुरू के इनकाउंटर में ही हमें इस मुश्किल इलाके की वजह से हमें काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन इसका बदला जरूर लिया जाएगा। ठीक है
सैफुद्दीन सोज साहब हमारे साथ जुड़े हुए। प्रेम शुक्ला जी, आपकी इजाजत से, वरिष्ठ नेता हैं, उनको कहीं निकलना है, उन्होंने हालांकि टाइम दिया आज तक को। एक कमेंट उनसे ले लेती हूं, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी आपके पास आऊंगी। सैफुद्दीन सोज साहब, ऐसे वक्त पर कोई कहे कि पाकिस्तान से बातचीत करके ही हल निकालना चाहिए या फिर मीन मेक निकाले कि हमारी रणनीति में, हमारी स्ट्रैटेजी में गलती हुई है, क्या आपको लगता है गलत नहीं है? ऐसे वक्त पर तो हमें सोचना है कि एक देश के रूप में हम लोग मिलकर अपनी सेना, अपनी पुलिस के साथ कैसे खड़े हों ताकि हम पाकिस्तान को जवाब दे सके। सोसा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो ये है कि जहां तक दहशतगर्दी का ताल्लुक है, टेरर का ताल्लुक है, हमारी आर्मी, पैरा फोर्सेस और जम्मू कश्मीर की पुलिस खूब लड़ रही है ग्राउंड पर, तो उसका हमको एतराफ करना चाहिए। लेकिन उसके बाद ये है, आखिरकार जंग जदल के बाद भी बातचीत करना जरूरी है, बातचीत के बगैर तो नहीं होगा। इसलिए आउट ऑफ कंटेक्स्ट जब मैं बोलूंगा या कल कुछ लीडरों ने बोला, आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट ना कीजिए। हमारा कहना यह है, हमारी आर्मी, पैरा फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस दहशतगर्दी का खूब मुकाबला कर रहे हैं, वो ठीक बात है और वो करते रहें। लेकिन समाधान, इस तबाही का जो इलाज है वो बातचीत में है। आज होगी बातचीत, कल होगी, कब होगी, जब होगी, बातचीत के जरिए होगा। बातचीत में क्या भारत कहेंगे? के वजीर आजम को पाकिस्तान को दो टोक अल्फाज में कहना पड़ेगा कि हम हमसाया लोग, हमसायगी में हैं, हम हमसायगी के ताल्लुकात को कायम रखें, अमन की तरफ लौटें, लोगों की खिदमत करें और जंग जदल को खत्म करना चाहिए। तो ये फार्मूला तो सबको पता है। इस सिलसिले में और पाकिस्तान मान जाएगा सोच साहब? देखिए, जब बात करने की कोशिश की है, सीने में खंजर भोंका है। जी सुनिए, हिंदुस्तान का कौमों की बरादरी में अपना मकाम है, दुनिया इज्जत करती है भारत को। वजीर आजम बात करेगा और दो टोक बात करेगा पाकिस्तान के साथ या वर्ल्ड फोरम में, बात होनी चाहिए और हिंदुस्तान कहे हम अमन के लिए हैं और बातचीत होनी चाहिए। भारत के कद में, कामत में कोई कमी नहीं होगी। भारत एक अजीम मुल्क है कौमों की बरादरी में, इसलिए भारत की आवाज सुनी जाएगी। हमको पलट के बातचीत पर आना पड़ेगा, बातचीत ही हल है। जहां तक ग्राउंड में आपको लड़ना है, हमारी फौज लड़ रही है, पैरा फोर्सेस लड़ रहे हैं, कश्मीर पुलिस तन मन धन से लड़ रही है। कल हुमायूं साहब का जो इंतकाल हो गया, सारा इलाका लर्ज उठा, 32 साल का बच्चा वो शहीद हो गया। जबरदस्त मातम था कल श्रीनगर। और इसी तरह से दूसरी जगहों में जहां मेजर साहब का इसी की कुर्बानी हुई, जहां कर्नल साहब मर गए। सवाल ये है, भारत को अपनी आवाज उठानी चाहिए कौमों की बरादरी में, उस आवाज का एहतराम किया जाएगा। भारत कहेगा कि हम अमन के लिए है, बातचीत का दरवाजा खुले और मोदी जी बात करे, पाकिस्तान से भी बात का दरवाजा खुलेगा और वर्ल्ड फोरम भी सुनेगा बात। आपका हमारा मौकफ स्ट्रांग है इस बारे में, इसलिए दहशतगर्दी का मुकाबला कीजिए, लेकिन अमन की राहें भी खोलने के लिए कोशिश कीजिए। ठीक है, उसमें अब जवाब सुनिए। जब हम मैं कहता हूँ या कोई और लीडर कहते हैं, आप नाराज होते हैं। नहीं, नाराज का हम तो सवाल पूछ रहे हैं ना कि आखिर एक ऐसे देश की जिसकी स्टेट पॉलिसी है आतंकवाद को बढ़ावा देना, पालना, पोसना, जिसका दूसरा नाम आतंकिस्तान है, जो बातचीत करने के लिए सामने आता है और पीछे से कहीं ना कहीं अटैक कर देता है, पीठ में खंजर भोंकता है, जो मार रहा है हमारे देशवासियों को, हमारे सेना के तमाम अधिकारियों को, कर्मियों को, आप कह रहे हैं उनसे बात कीजिए। अब इसको तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर इसकी वजह क्या है कि आज भी आपको भरोसा होता है। सत्ता पक्ष के बैठे हुए प्रेम शुक्ला जी से, उनसे पूछते हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि अंत में रास्ता बातचीत से ही निकलेगा। आज विश्व में दुनिया की आवाज मुखर है, प्रखर है, बात कीजिए, ये कह रहे हैं वो प्रेम शुक्ला जी। अंजना जी, मैं सबसे पहले अपने मां भारती पर अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान करने वाले बलिदानियों को मैं नमन करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आदरणीय सैफुद्दीन सोज जी जो कह रहे थे, सैफुद्दीन सोज जी, हमने 4-5 दशकों तक आतंकवाद प्रारंभ होने के बाद पंजाब में आतंकवाद भी पाकिस्तान प्रायोजित था,
और कश्मीर में भी आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित रहा, पूरे देश में आतंकवाद पाकिस्तान प्रायोजित रहा। हमने 4-5 दशकों तक बातचीत की और हमने जब तक बातचीत की तब तक आतंकवाद ने नंगा नाच किया। कश्मीर से शुरू हुआ आतंकवाद मुंबई के होटल ताज में नंगा नाच कर रहा था, दिल्ली हाईकोर्ट में नंगा नाच कर रहा था, अक्षरधाम में नंगा नाच कर रहा था, वो सिद्धिविनायक मंदिर पे खतरा कर रहा था, वो श्रमजीवी एक्सप्रेस में बम फोड़ रहा था। ये सत्य है कि नहीं है? हमने जब से बातचीत बंद की है, अनुच्छेद 370 में संशोधन किया है, जब से हमने आतंकवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है, जब से हमने विश्व मंचों पर संयुक्त राष्ट्र हो, ब्रिक्स हो, G20 हो, सारे फोरम्स पे आतंकवाद के विरुद्ध मुखरता से बात की है, तब से आतंकवाद नियंत्रित हुआ है। ये सत्य है। आज जो है पाकिस्तान की पराजय पर जिस तरह से पूरा जम्मू एवं कश्मीर झूमता है, ये दृश्य 2019 के पहले असंभव था। आज जिस तरह से लाल चौक में जन्माष्टमी का जुलूस निकलता है और तिरंगा जो है चप्पे चप्पे में फहराता है जम्मू एवं कश्मीर के, जब हम पाकिस्तान से रोज बातें करते थे, रोज हम अमन की आशा में कबूतर उड़ाते थे, ये कभी संभव नहीं हुआ था। इस सत्य पे कौन इंकार कर सकता है? सोच साहब, आप तो जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति में मेरे जन्म के दशकों पहले से सक्रिय हैं। कृपा करके मुझे बताइए ना कि आप जो एक व्यक्ति गोली लेकर खड़ा हो, अगर कोई आपको आपकी हत्या करने पर आमादा हो और आप उससे अपील करके उसको हत्या के इरादे से रोक सकते हैं क्या? कि आपको अपनी रक्षा का प्रबंध और उसके हाथ की बंदूक छीनकर उससे जो है अपनी रक्षा सुनिश्चित करनी होगी। सोच साहब, इस सत्य से आप कैसे इंकार कर सकते हैं? सुनिए सोच साहब, आपके बोल और मेरे बोल एक ही हैं, अल्फाज डिफरेंट हैं। कौन कहता है कि आतंकवाद के सामने हथियार डाल दो? आतंकवाद से लड़ो, जबरदस्त तरीके से लड़ो, उसको जमीन बोस करो, वो तो आतंकवाद से लड़ना है, लड़िए। लेकिन जहां तक समाधान है मसले का, वो तो बातचीत से ही निकलेगा, उसका और कोई तरीका नहीं है। लड़ाई के बाद बातचीत होती है, और ये लड़ाई जो है ये हिंदुस्तान चाहता नहीं है, हिंदुस्तान अमन चाहता है। आपको जो पैगाम है, आपका जो फार्मूला है, क्या बातचीत करेंगे? मुझको पता है। सोच साहब, क्या बातचीत करेंगे? आप ही बताइए ना, क्या बातचीत करेंगे? नहीं सुनिए, हाँ। आप कहिए पाकिस्तान को ये बात गलत है कि आतंकवाद को हवा नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, आप डटाई से कहिए कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी का साथ नहीं देना चाहिए। कौन रोकता है उससे? आप आतंकवाद की मजम्मत कीजिए, जरूर कीजिए। कल हमने नहीं देखा हुमायूं के घर में 32 साल का लड़का जो है वो जब शहीद हो गया तो ये सारी बस्ती जो है गम में डूब गई। ये चीजें अपनी जगह सही है। दूसरी तरफ आपको आतंकवाद से लड़ना है, कौन कहता मत लड़ो, मगर उसी सूरत में उसी के साथ हमको ये कहना है समाधान जो आ जाएगा वो बातचीत के जरिए आ जाएगा। बातचीत जरूर करना पड़ेगी उसी पाकिस्तान से जिसके खिलाफ आप कहते हैं कि दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। वो बात कहिए, आप जोर से कहिए, मगर जोर से क्या, बहुत जोर से कह चुके हैं, रहिए, बहुत जोर से कह चुके हैं। आ रही हूं मैं, लौट रही हूं। वही बात है, सोच साहब, आज नहीं तो कल, देखिए आज मतलब नहीं इससे तो बड़ी कल नासमझी नहीं हो सकती है। फैसलाकुन बात होगी। पूर्व डीजीपी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनके चेहरे के भी अगर लकीरों को आप देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि उन्हें भी लग रहा है कि इस तरह की नासमझी शायद राजनीति ही किसी को दे सकती है। क्योंकि जो जमीन पर उतरेगा इन अनंतनाग के पहाड़ियों के बीच में जहां उसने अपने आतंकी भेज रखे हैं, वो ये जानेगा कि बातचीत से बहुत आगे मामला निकल चुका है। लेकिन ऐसी ही वकालत 2 अन्य पार्टियां कर रही हैं वहां की। शौकत अली चौधरी साहब सचिव हैं पीडीपी के। मैं लौट रही हूँ सर, मैं लौट रही हूँ, एक रिएक्शन लेने दीजिए। हाँ, वो तो लड़ ही रहे हैं, हमारी सेना लड़ रही है। निलोफर अहमद, मैं आपके पास पहले आना चाहती हूँ, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब भी बार बार कहते हैं बातचीत करिए, बातचीत करिए। क्या मतलब है इसका? एक ऐसे शख्स, एक मतलब आप एक खूनी खंजर, एक देश जिससे खून टपक रहा है हमारे शहीदों का, उसके साथ हम बैठकर बात करें? अंजना जी, मेरा नाम नीलोफर अहमद नहीं है, नीलोफर मसूद है। पहले आप ये करेक्ट कीजिए। और दूसरी अभी ठीक कर दे रही हूँ, सॉरी, अपॉलॉजीज। बोले। कोई नहीं। तो आपके ही चैनल के माध्यम से मैं स्ट्रांगली कंडेम करती हूँ कल के अटैक को, जिसमें हमारे 4 शहीद जो हमारे 4 ब्रेव हार्ट्स है वो वीरगति को प्राप्त हो गए। देखिए, जो टेररिज्म होता है किसी भी शक्ल में है, उसको जस्टिफाई कोई नहीं कर सकता है। ना ही मैं जस्टिफाई करती हूँ, ना ही मेरी पार्टी जस्टिफाई करती है, क्योंकि टेररिज्म जहां पनपता है जरूरत है उसको वहीं खत्म किया जाए। और हम उसके स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स रहे हुए हैं कि कहीं भी अगर टेररिज्म है आप उसको खत्म कीजिए।
अभी आपने बात की, आप सोच साहब से पूछ रहे थे कि क्या बात करें। ये हम और आप तय नहीं करेंगे कि जो हमारे वो ममालिक है, खसूसन मैं पाकिस्तान की बात करूंगी, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, हमें उनसे क्या बात करनी है। वो तो उसके लिए लोग बैठे हुए हैं, सक्षम लोग हमारे बैठे हुए हैं, जो ग्लोबली थिंक टैंकर्स माने जाते हैं पूरी दुनिया में। तो हमारा देश जो है नंबर 1 है इस वक्त, चाहे वो आर्मी है, चाहे वो जमीनी सतह पर, चाहे वो मैरीन सतह पर, चाहे वो आसमानी सतह पर, नंबर 1 हमारी कंट्री हर किसी चीज में मानी जाती है। तो इतना सक्षम होकर भी जब एक सीज फायर का वायलेशन का हम एक एग्रीमेंट करते हैं, आपको अच्छी तरह पता होगा 24 फरवरी 2021 में जब एक एग्रीमेंट 2 कंट्रीज के बीच में हुआ और उसका इफेक्ट हमारे बॉर्डर्स पर यह पड़ा कि जहां पर 2021 फरवरी से पहले 5135 के करीब जो सीज फायर वायलेशंस हो रही थी, वो आज 0 लेवल पर आ गई है, नेग्लिजिबल लेवल पर आई है। वो तभी मुमकिन हो पाया है जब 2 देशों ने आपस में बात की है, जब हमारे ट्रैक 2 के बहुत ही सक्षम ऑफिसर्स, बहुत ही सक्षम पॉलिसी मेकर्स, बहुत ही सक्षम थिंक टैंकर्स जो थे, उन्होंने एक चीजें सामने रखी और पाकिस्तान मजबूर हो गया कि वो एक एग्रीमेंट करे जिसकी वसागत से हमारे जो एलओसी है वहां पर इस वक्त शांति है, और जो हमारे जवान है वहां पर वो डेरा उन्होंने पहले से भी लगाया हुआ था, और लेकिन उनकी जानें महफूज है। ये चीज होती है जब 2 देश आपस में बात करते हैं, और वो देश जो नंबर 1 हर किसी चीज में माना जाएगा, उसका एक इफेक्ट रहता है ग्लोबली। तो इस चीज को हमें मानना चाहिए। जहां पर बात रही कि 2 पार्टीज कहती है, 2 पार्टीज कहती है, 2 पार्टीज कहती है, देखिए आप लार्जर इंटरेस्ट में देख लीजिए। ग्लोबली अभी हमने एक होल्ड की G20 की समिट, उसमें भी मोदी जी ने कहा कि यूक्रेन की जंग, अगर यूक्रेन में जंग चल रही है तो उसका भी जो मकसद, मुद्दा और मकसद खाली वार नहीं होना चाहिए। जो जंग है वो भी किसी का भी सलूशन नहीं है। हमें सलूशन देखना है कि हम वो सलूशन हम ले जो हमेशा के लिए इस कश्मीर इशू, जो हमेशा ग्लोबली अब इतना बड़ा इशू माना जाता है आफ्टर द एब्रोगेशन 5th अगस्त, तो उस पर हम बात करें। जब हमारे मोदी जी ये कहते हैं कि वार कोई सलूशन नहीं है, तो हम भी तो वही कहते हैं। ठीक है नीलोफर मसूद जी, ठीक है। शौकत अली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चौधरी हैं जो कि सचिव है PDP के। सुरेश जी भी आपको सुन रहे होंगे, जब ये तमाम पार्टियां बातचीत करो पाकिस्तान की, वो कह रहे हैं कि अंत करिए इसका आप एक सोल्यूशन ढूंढिए, लेकिन बातचीत की चर्चा तो नहीं होगी। जो शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों से आपको हिम्मत है ये कहने की चौधरी साहब कि बातचीत कीजिए, आइए टेबल पे बैठते हैं, इन कातिलों के साथ चर्चा करते हैं? शौकत जी। अंजना जी, सबसे पहले मैं जो हमारे ऑफिसर शहीद हुए हैं, मैं उनकी अजीम शहादत को सलाम पेश करता हूं, और पूरा देश जो है उन परिवारों के साथ है इस दुख में, इस दुख की घड़ी में। जहां तक आज का ये आपका एजेंडा है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा ये मौक़िफ़ रहा है, हमारा एजेंडा रहा है कि हम जम्मू कश्मीर में अमन के लिए काम करते हैं, और हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में अमन, और अमन से ही जो है वो सारी चीजें जो है वो आगे बढ़ती हैं। लेकिन अगर मैं सोज साहब की और नीलोफर जी की बात को थोड़ा सा आगे ले जाऊं, थोड़ा ऐड करूं इसमें, तो मैं ये कहना चाहता हूं, टोक रही हूं आपको। प्रेम शुक्ला जी, 2 लाइन में, देश का सेंटिमेंट यही है कि अंतिम प्रहार हो इस आतंकवाद पर, सिर्फ 2 लाइन। नहीं, हम भी चाहते हैं प्रेम शुक्ला जी, हम भी चाहते हैं अंतिम प्रहार होना चाहिए और होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खात्मे के लिए निर्णायक प्रहार सुनिश्चित है। हम रोज रोज अपने जवानों का बलिदान इस तरह से नहीं देख सकते, न बर्दाश्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।